हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकिस्तान में। यूनिट नंबर 2, जिसका टॉपिक नंबर 2 हम जा रहे हैं आज शुरू करने के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग, फूड बॉर्न डिसीज़, फूड टॉक्सिन्स कौन कौन से होते हैं और रैपिड मेथड टेक्निक्स वो कौन कौन सी हैं जो डिटेक्ट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने के अंदर। अब देखिए, ये टॉपिक एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, क्योंकि ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। और जब आप एफएसओ यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे तब आपको ये टेक्निक्स, इसमें रैपिड मेथड टेक्निक्स जो होती हैं आपको सिखाई जाती हैं और उन्हीं का आप यूज करके आप पता लगाते हो कि ये खाना सेफ़ है या नहीं। FSSAI के जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये खाना है या फिर नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आपने वोकैब पे ध्यान दिया तो आप इस पर फतह हासिल कर लेंगे, अदरवाइज आप इसमें फंस के रह जाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको नए नए शब्द देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे और वो साउंड भी सेम करेंगे, लेकिन आपको उनको ध्यान से सुनना है। और जब मैं बाद में ये टॉपिक कराने के बाद आपको मैं वो जो वोकैब है उनको मैं आपको लिखाता हुआ जाऊँगा, उनको एक बार, चाहे आप हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, आप ठीक से उनको लिखते जाना और समझते जाना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। सबसे पहले होती क्या है? ऐसा दूषित खाना जो सड़ा गला हो या जिसमें विषैले टॉक्सिन्स हों, इसका अगर आपने सेवन कर लिया, इससे आपको उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार यानी आपको स्टमक क्रैम्प हो सकते हैं, फीवर आ सकता है, डायरिया और वॉमिटिंग, ऐसे लक्षण आपको जब देखने को मिलते हैं और कभी कभी ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जानलेवा भी आपके लिए हो सकते हैं। ये इसी को हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता इस चीज़ को हम कहते हैं। पहले हमने इसको डेफिनेशन को समझा, ठीक है। ये देखिए, फूड पॉइजनिंग जब आपको होगी तब आपको ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी इसको हम ठीक से अच्छे से पढ़ेंगे। हेडेक हो गया, फीवर हो गया, डिजीनेस, ये सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। सर, इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं जिनमें से हम कुछ समझते हैं। सबसे पहला है माइक्रोवियल कंटेमिनेशन, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा दूषित खाने को कर देना। सर, एग्जाम्पल इसके क्या हैं? जैसे सैल्मोनेला, ई कोलाई और नोरा वायरस। सर, ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के, यानी ये आपके खाने को ख़राब कर सकते हैं। ख़राब करने से मतलब है इनकी ग्रोथ उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। ग्रोथ ज़्यादा कब होती है? जब इनके लिए इनका आइडियल टेम्परेचर मिल जाए, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो वायु यानी एयर के प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जहाँ एयर नहीं होती उसमें ग्रोथ करते हैं। तो इन जैसे ही आइडियल कंडीशंस मिलती हैं ये ग्रोथ करते हैं और हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। सेकंड क्या हो सकता है? ये है इम्प्रॉपर कुकिंग और स्टोरेज। इसको ध्यान रखिए, या तो आपने खाने को प्रॉपर तरीके से खाने को पकाया नहीं है, या फिर आपने गलत तरीके से उसको संग्रह यानी आपको स्टोरेज करके रखा हुआ है उसको। जैसे एग्जाम्पल ले ली, मांस का ठीक से न पकना, इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल माना जाएगा। थर्ड क्या है? क्रॉस कंटेमिनेशन। इसको याद रख लेना, क्रॉस कंटेमिनेशन, ये शब्द कई बार आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। क्या होता है? यूजिंग द सेम नाइफ ऑफ सरफेस रॉ एंड कुक्ड फूड। बहुत ही आसान है। और या फिर आपने एक ही चाकू से, ख़राब एक टमाटर था उसको आपने चाकू से काट दिया, आपको पता चला ये तो ख़राब है, आपने उसको तो फेंक दिया, लेकिन आपने दूसरा जो एक और टमाटर था उसको फिर उसी चाकू से काट दिया, तो ये भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कैसा हो गया? कंटेमिनेटेड, क्रॉस कंटेमिनेशन इसी को हम कहते हैं, ठीक है। फोर्थ, स्पॉइल्ड और एक्सपायर्ड फूड। आपने बासी खाना खा लिया, ये एग्जाम्पल आप जानते ही हैं। बाज़ार से पैक्ड फूड लेकर आए, आपने उस पर एक्सपायरी डेट चेक नहीं की, ठीक है। इसके अलावा आपने रखा हुआ खाना जो स्पॉइल्ड फूड है आपने वो खा लिया, तो इससे भी क्या होगा? आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है केमिकल कंटेमिनेशन, रासायनिक दूषण जिसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूज ऑफ पेस्टिसाइड। खाना है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए चाहे वो वीट हो, चाहे फिर कोई भी चीज़ हो, या फिर आपकी वेजिटेबल्स हों, इनको उगाते समय बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो वो इस खाने का जो मेन प्रोडक्ट रहता है उसमें भी वो आ जाता है। तो उसको अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको क्या होगा? फूड पॉइजनिंग हो सकती है। या फिर आपके हैवी मेटल्स, भारी धातु जो खाने में मिल जाते हैं, उनसे भी आपको हो सकता है। लास्ट है नेचुरल टॉक्सिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक विष जिसको हम कहते हैं। कुछ ऐसे मशरूम होते हैं या फिर सी फूड होते हैं जिनमें नेचुरली कुछ पॉइजन पाया जाता है। अब आपको वो पता नहीं है, आपने शौक में आपने सी फूड के चक्कर में उसको खा लिया, तो क्या होगा आपको? इससे भी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी।
ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा, पहले हमने फूड पॉइजनिंग को समझा, क्या होती है उसकी डेफिनेशन को समझा, फूड पॉइजनिंग के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर अभी समझा है, सीखा है। सर ये तो दोनों ही चीज़ें हमारे समझ में आ गई। सर हमें ये बता दीजिए, फूड पॉइजनिंग क्या एक ही टाइप की रहती है या इसके कई सारे टाइप्स होते हैं? जी हाँ बेटा, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। समझिए कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। देखिए, सबसे पहले बॉटुलिज्म, बैक्टीरियल और इन्फेक्शियस डायरिया, ई कोलाई। इसके अलावा फिश पॉइजनिंग हो सकती है, लिस्टीरियस हो सकती है, सैल्मोनेला हो सकती है, स्टेफिलोकस ये भी आपकी हो सकती है। इनमें क्या डिफरेंस होता है और इसको हम कैसे पता करते हैं, इसको हम आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। सिंपल है बहुत ही, जो बैक्टीरिया से आपको फूड पॉइजनिंग होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। सर इसके एग्जांपल्स बता दीजिए। सैल्मोनेला, ई कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम, बॉट्यूलिनियम, लिस्टीरिया और बैसिलस सेरिसिस। ठीक है, यहाँ SES भी होता है। देखिए, PDF से पढ़ना अलग बात है, लेकिन आप अगर इसको एक बार सुनते जाएंगे और उसके बाद फिर PDF का यूज़ करें, फिर आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। वायरल फूड पॉइजनिंग, ये भी होती है वायरल फूड पॉइजनिंग। ये क्या होती है सर? कॉज्ड बाई वायरसेस। ये किससे होगी? वायरस से होगी, लाइक नोरा वायरस और हेपेटाइटिस बी। अभी तक हमने किससे देखा? फूड पॉइजनिंग हमने दो टाइप से देखी, रीजन्स उसके, एक होती है बैक्टीरिया से और एक होती है सेकंड वाली वायरस से। हमने दोनों के एग्जांपल देखे। बैक्टीरिया में हमने सैल्मोनेला देखा, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम देखा, बॉटुलियम और लिस्टीरिया देखा, और वहीं हमने वायरल फूड पॉइजनिंग में नोरा वायरस और हेपेटाइटिस ए देखा। ठीक है, नंबर थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे है पैरासिटिक फूड पॉइजनिंग, परजीवी जनित विषाक्तता। ये क्या है? स्प्रेड थ्रू अंडर कुक्ड, याद रखिएगा इस लाइन को, अंडर कुक्ड मीट, इससे ये होगा। या फिर कंटेमिनेटेड वाटर, ऐसा पानी आपने लाके खाने में मिला दिया जो पहले से कैसा था, जिसमें पैरासाइट्स थे। एग्जाम्पल के लिए जार्डिया या फिर टॉक्सोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर आता है केमिकल पॉइजनिंग। कैसे होगा? कॉज्ड बाय पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जितने ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे, हैवी मेटल्स, एडल्ट्रेंट्स, इनकी वजह से ये खाना केमिकल पॉइजनस हो जाएगा। इसके अलावा नेचुरल टॉक्सिन, प्राकृतिक रूप से जो विष मिलता है, कॉज्ड बाई कंजम्पशन ऑफ नेचुरली पॉइजनस सब्सटेंसेस इन सम मशरूम्स और फिश, नेचुरली पाया जाता है। इनको अगर आपने खा लिया तो भी आपको हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम दूसरे सब टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या होगा, आपको पैथोजेंस दिए होंगे एक तरफ, यानी रोगजनक, रोगाणु दिए होंगे, और दूसरी तरफ लिखा होगा कि इससे कौन कौन सी बीमारियां, डिसीजेस आपको होती हैं, किस किस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको जानना है इसमें। और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सैल्मोनेला। सैल्मोनेला ये कहाँ पाया जाएगा? आपको देखिए, एग, जो एग खाते हैं वो भी कैसे? कच्चा, फाउंड इन रॉ एग्स, जो भी आपको इनको बिना पकाए अंडे खाते हैं उनको मिलेगा। अंडर कुक्ड चिकन, जो लोग ये खाते हैं उनमें भी ये सैल्मोनेला पाया जाता है, और ये कारण बनता है उन लोगों में फीवर का, डायरिया का, एब्डोमिनल पेन का। इतना सा समझ में आ गया। ई कोलाई की बात करते हैं सेकंड नंबर पे। ये कहाँ मिलेगा? अंडर कुक्ड बीफ, जो गाय का मांस खाते हैं और अंडर कुक्ड खाते हैं, पूरा पका हुआ नहीं खाते, उनमें क्या होता है? ब्लडी डायरिया, डायरिया होता है ये, और वॉमिटिंग, ये ई कोलाई उन लोगों में पाया जाता है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनियम कहाँ पाया जाएगा बताइए? कैंड फूड्स में। सर ये अगर हमारी बॉडी में होगा तो क्या कारण बनेगा? मसल वीकनेस बेटा, मसल्स आपके वीक हो जाएंगे और आपको फटीग हो जाएगी। इसके अलावा लिस्टीरिया, सर ये कहाँ मिलता है? अनपास्चुराइज्ड मिल्क, मैंने आपको बताया मिल्क में, मिल्क को हमें अगर बचा के रखना है तो हम पास्चुराइजेशन उसका हम करते हैं। तो अगर हमने पास्चुराइजेशन उसका नहीं किया तो वहाँ पे लिस्टीरिया पाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर कहाँ मिलेगा? सॉफ्ट चीज़ में देखने को मिलेगा। सर इससे क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, प्रेग्नेंट जो वुमेन होंगी उनके लिए सबसे ज़्यादा ये डेंजरस होता है। इसके अलावा एक है बेटा नोरा वायरस, ये कहाँ मिलेगा सर? ये आपको कंटेमिनेटेड वाटर में देखने को मिलता है। इसका सर अगर ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा, हमने इससे ऐसे पानी को पी लिया या ऐसे पानी से बना हुआ खाना खा लिया, तो क्या कारण होगा? सबसे पहले वॉमिटिंग और डायरिया, ये आपको हो जाएगा, इसके आप शिकार हो सकते हैं। बैसिलस सेरिस, ये कहाँ मिलेगा बताइए? लेफ्ट ओवर राइस और सीरियल्स। सर समझ नहीं आया, क्या है लेफ्ट ओवर राइस? इवनिंग में राइस बनाए,
अभी आपने पूरे खा नहीं पाए और आपसे ये कुछ बच गए, आपने इनको मॉर्निंग में गर्म किया और गर्म करके आपने खा लिया। मतलब 99% चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपको जो बैसिलस सेरिस होगा आपको ये वहाँ से मिल जाए, या फिर सिरिल्स अनाज खाते हैं, जो आप अनाज खाते हैं अंकुरित वाला, उसमें भी ये हो सकता है। वॉमिटिंग और माइल्ड डायरिया इसका ये रीज़न बन सकता है। सर ये तो मज़ा आ गया, हमने फूड पॉइजनिंग समझ लिया, फूड पॉइजनिंग के हमने टाइप समझ लिए, और ये कौन कौन से पैथोजन से क्या क्या हमको हो सकता है हमने वो समझ लिया। सर अब हमें बता दीजिए कि अगर किसी को हो गई फूड पॉइजनिंग तो हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लक्षण क्या होंगे, उसके सिम्टम्स क्या होंगे। बहुत आसान है, हम ज़्यादातर लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वॉमिटिंग उसको हो सकती है, मसल पेन होगा, फीवर होगा, उसको डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डिहाइड्रेशन उसकी बॉडी हो सकती है। इतने सारे रीजन आपके हो सकते हैं, सारे के सारे यही हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनको और भी हम डिटेलिंग में बेटा समझेंगे, बिल्कुल घबराने की बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर अगर गलती से हमने ऐसा कंटेमिनेटेड फूड खा लिया और सर हमको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो सर एक्चुअल में कितने दिन में हो सकती है ये, क्या तुरंत हो जाता है या कुछ दिन होते हैं, क्या कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते लगते हैं। तो देखिए बेटा, आइए इस लाइन को समझिए। सिम्टम्स यूजली अपीयर विद इन 6 to 48 आवर्स ऑफ ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। सर 6 to 48 समझ नहीं आया सर। देखिए सबके लिए अलग अलग होता है, जैसे मैंने आपको बताया लिस्टीरिया हो गया, सेल्मोनेला हो गया, ई कोलाई हो गया, ये अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर एंटर कर जाते हैं खाने के थ्रू, तो इन सब के सिम्टम्स दिखने में अलग अलग टाइम पीरियड होता है और यहाँ से सवाल बनने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो अभी हम इसको समझेंगे। सर इतना तो आपने बता दिया, ये तो ठीक है, अब हमें सर इसके उपचार बता दीजिए, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये भी हमको बता दीजिए। चलिए भाई, सबसे पहले डायग्नोसिस करवाते हैं हम। डायग्नोसिस, इसके बाद स्टूल टेस्ट होता है, क्योंकि आपने जो खाना खाया है तो अब आपको चेक किया जाता है कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसमें क्या निकलता है, उसी से पता चलेगा। ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है। फूड सैंपल्स एनालिसिस, अगर हमें ये शक हो जाता है कि हमें ये खाने की वजह से बीमारी हुई है तो हम उस फूड के सैंपल को भी लेकर के जाते हैं, उसकी भी जांच कराते हैं। ठीक है, ये हमने पता किया। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं इसके, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट इसका क्या है, सबसे पहले है ORS देना। ORS क्या होता है सर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये एक पाउडर फॉर्म में आता है, हम सब लोगों ने इसको पिया है, पानी में इसको डालते हैं तो इससे हमारी बॉडी में वाटर और आयरन की जो मात्रा होती है उसकी भरपूर, उसकी कमी नहीं होती है, या फिर उसकी कमी पूरी हो जाती है और इसकी वजह से हमारी बॉडी बच जाती है। देखिए रीज़न क्या है, जब भी आपको फूड पॉइजनिंग होती है तो जनरली आपको उल्टियाँ और दस्त ये सबसे ज़्यादा होते हैं, और इनमें आपकी बॉडी का जो वाटर है उसकी कमी हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ORS देना आवश्यक होता है। पानी और तरल पदार्थ अधिक देना, बिल्कुल भाई। एंटीबायोटिक ये केवल तब देना जब डॉक्टर बोलता है या आवश्यकता इसकी होती है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर वो वायरस की वजह से या लिस्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक आप नहीं देंगे। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल वायरल होता है तभी हम एंटीबायोटिक देते हैं। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती सामान्य सी बात है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। सर सारी चीज़ें समझ आ गई, अब बस इतना बता दीजिए कि भगवान न करे हमको फूड पॉइजनिंग हो, इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत सारे आसान आसान इसके तरीके हैं, ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सबसे पहले फ्री का है वॉशिंग हैंड और वॉशिंग फूड। जो भी आप बाहर से फल या फिर सब्जियां लेकर के आते हैं अच्छे से उनको वॉश कीजिए। देखिए जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये ज़्यादातर हमारे हाथों के थ्रू ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। कैसे, क्योंकि हमारी आदत होती है बहुत गंदी हर चीज़ को छूने की। अगर हम कहीं सीढ़ियों से जा रहे हैं तो दीवार को छूते हुए निकल जाते हैं, कहीं खड़े हैं वहाँ पर रेलिंग लगी है तो हम बहुत ज़बरदस्ती रेलिंग को पकड़ के चलते हैं। हर चीज़ को छूना, हर चीज़ को पकड़ना, और उसके बाद हाथ धोते नहीं हैं और डायरेक्टली उससे हम खाना कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके थ्रू ये चला जाता है। तो आपको हाथों को लगातार धोते रहना है। टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ज़्यादातर सारी सब्जियां जो आपकी हैं या फिर ज़्यादातर आपका जो ऐसा खाना है उसको आपको हमेशा उसको गर्म करके हीट ट्रीटमेंट के बाद ही आपको खाना है। वाटर प्यूरिफिकेशन, आपको दूषित पानी आपको डायरेक्ट नल से या फिर हैंडपम्प से नहीं पीना है, हमेशा आपको कैसा पानी पीना है, प्योरीफाइड वाटर पीना है। डिस्कार्ड लेफ़्ट ओवर एंड एक्सपायर्ड फूड, खाना अगर आपके पास घर पे रखा हुआ है, अगर आपके पास वो खाना बच गया तो याद रखना कभी भी इसको ऐसे खुला हुआ घर पे मत छोड़ना, इसको हमेशा डस्टबिन में डालना, पैक करके इसको रखना। अगर आपने उस खाने को किचन में छोड़ दिया कि अब सुबह जगेंगे तभी डाल देंगे इसको डस्टबिन में, तो रात में ही वहाँ पे पैथोजेंस पनप जाते हैं, बाकी सब चीज़ों को कंटेमिनेटेड
कर देते हैं। बाकी कंप्लाइंस विद द टेम्परेचर ऑफ फूड स्टोरेज, है ना, जहाँ भी आप खाने को स्टोर करके रखते हैं तो खाने की कंडीशन के आधार पे आपको उसको टेम्परेचर में रखना रहता है कि आप उसको गर्म में रखना है या फिर ठंडे में। चलिए, डिहाइड्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क, कीप गिविंग फ्लूइड्स टू द पेशेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें फूड पॉइजनिंग में मैंने आपको बताया डिहाइड्रेशन सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक चीज़ होती है, इसलिए आपको इसको बचा के रखना है, पानी पिलाते रहना है। ठीक है सर, इसके और प्रिवेंशंस अच्छे से एक बार बता दीजिए। रोकथाम ये वही वाले हो गए सारे के सारे जो अभी हमने ऊपर चेक किए हैं। ठीक है, क्या क्या हो जाता है बेटा। कुक, देखिए भोजन को अच्छे तरीके से पकाइए, है ना, कच्चे और पके खाने को अलग अलग रखें, साथ में ना रखें। हाथों को और अपने बर्तनों को धोते रहें। भोजन को सही तापक्रम पे, सही टेम्परेचर पे रखें। हमेशा खाने को एक्सपायरी डेट चेक करें, खाने की, दवाइयों की, सबकी एक्सपायरी डेट चेक करें, ये एक जागरूक नागरिक की निशानी है। अवॉइड ईटिंग फ्रॉम अनहाइजेनिक प्लेस, सर ये नहीं कर सकते। अब ये बड़ा ही दुर्भाग्य हमारा कि इंडिया में हम कहीं पे भी अगर हम बाहर खाते हैं खाना, पानी पूड़ी सबको पसंद है और सब लोग खाना इसको पसंद करते हैं। अब उसमें जो पानी इस्तेमाल किया गया है वो कैसा पानी है हम नहीं जानते। ये तो ठीक है, उसके बाद की कहानी, पर्दे के बाद की कहानी तो हमें पता ही नहीं है। पर्दे के सामने की कहानी जो हमारी आंखों के सामने चल रही है, बड़े बड़े उसके नाखून हैं, गंदे उसके हाथ हैं और उन्हीं से काट रहा है, उनसे ही वो पूंछ रहा है और उसी से आपको खिला रहा है। ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, पानी पूड़ी खाने के बाद सामान्य तौर पर बीमार होना तय होता है, क्योंकि बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों, अवॉइड ईटिंग फ्रॉम अनहाइजेनिक प्लेसेस। स्वच्छ जगह मिलती कहाँ है मेन तो, ज़्यादातर जगहों पे खाना कैसा मिलता है, ख़राब ही। आपको वो अनहाइजेनिक तरीके से या तो आपको सर्व कर रहे होते हैं, या वो अनहाइजेनिक तरीके से बनाकर लाए होते हैं, या फिर वो अनहाइजेनिक जगह पर खड़े होते हैं अपने ठेले को लेकर के। और ऐसी जगहों पर खाने से बचें। अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप फूड पॉइजनिंग से आसानी से बच जाएंगे। अब देखिए सर, ये फूड पॉइजनिंग जब इतनी बड़ी चीज़ है तो सर इसको रोकथाम के लिए, इससे बचाव के लिए कोई काम करता है कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमेशा इस पर नज़र बनाए रखते हैं कि आपको जो खाना दिया जा रहा है वो सेफ़ और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करे। सबसे पहले FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंडिया की टॉप एजेंसी है जो फूड सेफ्टी के रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखती है। इसके अलावा HACCP, हैज़ार्ड एनालाइज एंड क्रिटिकल कंट्रोल, और ये FSSAI ये गाइडलाइंस भी बनाते हैं, ये याद रखेंगे। फूड रिकॉल सिस्टम क्या होता है सर ना, पैक्ड ऐसा कोई भी खाना जिसमें कोई भी गंभीर ऐसी चीज़ पाई जाती है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो उसको बाज़ार से हटा दिया जाए। आपने बीच में कभी मैगी का सुना होगा, मैगी एक बार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, बता देते हैं उसमें लेड PV उसमें पाया गया था। तो जैसे ही पता चलता है FSSAI को, इन्होंने इसको सख्त इसको बाज़ार से हटा दिया। इसी को हम फूड रिकॉल सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा WHO ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। ये हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस और फूड सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस बनाता है और कंट्रीज़ को बताता है क्या क्या करना है। ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये क्या करता है, रिसर्च करता है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने में इंडिया में मदद करता है। स्टेट फूड अथॉरिटीज़ रहती हैं, याद रखना। अब देखिए एग्जांपल के लिए, ये स्टेट फूड अथॉरिटी, अब ये FSO जब आप बनेंगे तो आप इसी के अंडर काम करेंगे। इम्प्लीमेंट, इंस्पेक्शन करना, लाइसेंसेस देना और स्टेट लेवल पे एक्शंस लेना उन लोगों के खिलाफ जो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, उनके खिलाफ। देखिए सर ठीक है, समझ आ गया। यहाँ लिखा है आपके लिए VVIP पॉइंट्स। अब इनको आपने जितना भी अभी तक कहानी पढ़ी उसमें सबसे ज़्यादा शानदार और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ यही है। पूछेगा आपको, अगर खाने में आपको सैल्मोनेला मिला है तो उसका रीज़न कौन होगा? आप बोल देंगे सर अंडर कुक्ड चिकन होगा। बेसिलस अगर कहीं पे मिलता है तो सर उसके लिए रीहीटेड स्टिल राइस, अगर राइस को आपने रखे हुए राइस को फिर से अगर आपने रीहीट कर दिया तो बेसिलस उसमें पाया जाएगा। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम या फिर उसको बॉटुलिज्म भी कहते हैं, ये अगर मिला है तो इसका कारण क्या होगा? इम्प्रॉपरली कैंड फूड। कैंड फूड का मतलब ये हो जाएगा, अगर कहीं कैन बना है, अगर देखिए कैन में अगर खाना कहीं पे रखा हुआ है तो उसका जो कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर ये लूज है तो इसका मतलब इसमें बॉटुलिज्म बनने का इसमें कारण हो सकता है। कंटेमिनेटेड वाटर, ये किसका कारण होगा? हेपेटाइटिस A और नोरा वायरस। समझ आ गया सर। लिस्टीरिया स्पेशली हार्मफुल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ये किस चीज़ से आपकी बॉडी में एंटर करता है या कौन इसका रीज़न होता है? आप शानदार तरीके से बता देंगे सर। रॉ मिल्क, कच्चा दूध और चीज़, ये इसका रीज़न बनते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स याद रखने हैं।
याद रखना है, इनको कई बार इनको याद करना, इनको कई बार पढ़ना, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे लिखा है सर रेंकिस्तान से स्पेशल कृपा। सर ये क्या है? अब देखिए ये आपको कहीं पे भी नोट्स में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जिस बुक से मैं नोट्स बना रहा हूँ या जहाँ से रिसर्च करके बना रहा हूँ, ये वहाँ भी मुझे नहीं मिले। ये मैंने आपके लिए निकाला है जो ग्रेजुएशन की बुक है वहाँ से। ठीक है सर, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? ये कृपा है, ये आपको शायद ही कहीं नोट्स में किसी के में मिले, इसलिए ये आपके लिए प्रसाद के रूप में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। अभी मैं बता भी दूंगा कैसे। देखिए कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपने खाना तुरंत खाया और उसके तुरंत ही आपको सिम्टम्स दिख जाते हैं, और कभी कभी इसके सिम्टम्स दिखने में कई सारे घंटे या फिर कई सारे दिन आपको लग जाते हैं, हफ्ते भी इसमें लग सकते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए सैल्मोनेला 6 से 72 घंटे में दिखता है, ई कोलाई 1 से 8 दिन ले लेता है, और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम ये 12 से 36 घंटे, नोरा वायरस वहीं 12 से 48 घंटे में आपकी बॉडी में असर दिखाता है, वहीं लिस्टीरिया 1 से 4 सप्ताह के बाद आपकी बॉडी में असर दिखाता है और आपको उसके सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है सर, इससे सवाल कैसे पूछेगा वो बता दीजिए। तो ये देख लीजिए, आपसे पूछेगा ऐसे, ये आपसे सवाल पूछेगा इस तरह से, विच फूड बॉर्न पैथोजन्स हैज़ द लार्जेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड सर क्या होता है? वही संक्रमण कितने दिन में आपकी बॉडी में दिखेगा, सिम्टम्स कितने दिनों में आपकी बॉडी में दिखेंगे, ये दिखाता है। सर इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल नहीं बताने वाला, कमेंट में लिख देना जिस जिसको पता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग और फूड इन्फेक्शन, सर क्या इसमें अंतर होता है? बिल्कुल इसमें अंतर होता है, इसीलिए यहाँ लिखा है, मजाक मजाक में नहीं लिखा है। फूड पॉइजनिंग वो होती है जहाँ भोजन में मौजूद टॉक्सिन्स उनके कारण जो है बीमार हम होते हैं। समझ में आ गया? वही फूड इन्फेक्शन ये होता है जब जीवाणु या वायरस के कारण होते हैं। सर समझ नहीं आया, ये तो दोनों सेम सेम लग रहे हैं से। यहाँ आपका फूड है, ठीक है, अब इस फूड में नेचुरली कुछ पाया जाता है, वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो प्रोटोजोआ हो सकता है। ठीक है, इसको आपने खा लिया और इससे आपको जो भी सिम्टम्स आएंगे इसको हम बोलेंगे फूड पॉइजनिंग। सर फूड इन्फेक्शन क्या होता है? सर फूड है, ठीक है, खुला छोड़ दिया हमने इसके टेम्परेचर में गड़बड़ कर दिया, या तो बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया या इसको अच्छे से पकाया नहीं। इसकी वजह से इसमें जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी चीज़ें पनप जाएंगी, उसकी वजह से इसके जो सिम्टम्स दिखेंगे इसको हम बोलेंगे फूड इन्फेक्शन। ठीक है, इतना सा आप याद रखेंगे। अब हम दूसरे सब टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है फूड बॉर्न डिसीजेस, खाद्य जनित रोग। सर ये फूड पॉइजनिंग वाले से अलग है? तो बिल्कुल नहीं। अब देखिए मैं अगर ये सिलेबस में नहीं दिया होता तो मैं इसको पढ़ाता नहीं अलग से आपको, क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग वाले चैप्टर में जो अभी हमने टॉपिक के ऊपर पढ़ा है उसी में ये कवर हो चुका है अभी। ठीक है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में ये अलग से दिया हुआ है तो इसलिए फिर मैंने इसको फिर से अलग से इसमें आपको बता दिया है। ज़्यादातर चीज़ें आपको कॉमन दिखेंगी, कुछ चीज़ें जो अलग हैं वो मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगा। ठीक है, देखिए फिर से वही क्या है ये सबसे पहले समझ लीजिए। ऐसे खाद्य जनित रोग या फिर वे बीमारियाँ जो आपको भोजन के सेवन से होती हैं, तो वो भी भोजन के सेवन से ही आपको फूड पॉइजनिंग हो रही थी। अब देखिए इसमें हानिकारक कुछ जैविक यानी बायोलॉजिकल और कुछ केमिकल और कुछ आपको फिजिकल तत्व मौजूद होते हैं। ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी जिनको पैरासाइट बोलते हैं, विष जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, कीटनाशक जिसको पेस्टिसाइड बोलते हैं, या फिर एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्वों से हो सकते हैं। ये सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन मान लीजिए। अब देखिए जैसे हमने फूड पॉइजनिंग में पढ़ा था, ठीक ऐसे ही ये इसके कारण भी सेम वैसे ही होंगे। बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट ये हो सकते हैं। केमिकल कंटेमिनेंट्स आप जानते हो, पेस्टिसाइड होगा, क्लीनिंग एजेंट या फिर हैवी मेटल्स। क्लीनिंग एजेंट क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए आपने बहुत हैवी वाला कोई साबुन या फिर कोई चीज़ जिससे आपने बर्तनों को साफ़ किया और उसको अच्छे से पानी से धोने की जगह उसमें डायरेक्टली आपने खाना पका दिया, तो उसके अंदर जो केमिकल्स होंगे वो उस खाने में मिक्स हो जाएंगे और आपके लिए वो कई सारी बीमारियों के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल कंटेमिनेंट्स जैसे आप जानते हो, क्या आपके खाने में आपके बाल चला गया, कोई गिलास का टुकड़ा टूट के चला गया, आपने प्लास्टिक के बेयर में खाना बनाया है तो वो चला गया, आपका नेल टूट के चला गया, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल कंटेमिनेशन में आती हैं। पुअर हाइजीन आप जानते हो, प्रॉपर कुकिंग नहीं किया आपने, अनक्लीन वाटर आपने ले लिया, ये रीजन इसका बन सकता। क्या पढ़ रहे हैं? ये हम फूड बॉर्न डिसीजेस जान रहे हैं, है ना, कि किस किस चीज़ से बन सकती हैं। क्रॉस कंटेमिनेशन, सर ये क्या होता है? पुअर फूड हैंडलिंग, ख़राब खाने में अच्छा खाना मिला दिया, ठीक है।
ख़राब खाने वाले बर्तनों को बिना अच्छे से साफ़ किए उसमें दूसरा खाना बना दिया, इससे ये हो जाता है। ठीक है सर, अब हमें वो वाले प्रमुख रोग बता दीजिए, वो मेजर फूड बॉर्न डिसीज़ कौन कौन सी हैं जिनका हमको बेसब्री से इंतज़ार है। अब तो आप डायरेक्ट उनको उन्हीं को बताइए। अब देखिए यहाँ पे बिग 6 फूड बॉर्न इलनेस, सबसे पहले नोरा वायरस वाली है, एक हेपेटाइटिस ए से होती है, ई कोलाई, सिजेला, सेल्मोनेला और सेल्मोनेला ये वाला नॉन, एक होती है टाइफाइड वाली और एक होती है नॉन टाइफाइड वाली। ठीक है, ये अलग अलग दोनों होते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने आपको रीजन्स भी लिख दिए हैं, सबके एग्जांपल्स भी आपको लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आपका ये काम बनता है कि आप इसको एक बार अच्छे से पूरा रीड करें। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं लिखी हुई है, नीचे मैं जो बताने वाला हूँ वही है, लेकिन आपके लिए कलरफुल इतना बना दिया है, ये इसमें लगा दिया गया है जिससे आप एक बार इसको खुद से पढ़ें। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। सेल्मोनेला सर कहाँ से मिलेगा, फिर वही अंडर कुक्ड पोल्ट्री, एग, मिल्क, मीट, इनसे ये आपको मिलेगा। सर क्या होगा, डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये इसके आपको सिम्टम्स दिखेंगे। इसके बाद ई कोलाई इन्फेक्शन, ये कैसे होगा सर बताइए, कंटेमिनेटेड बीफ और वाटर में देखने को मिलता है। रीज़न इसका क्या होगा कारण, सर बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें डायरिया आपको देखने को मिलेगा और आपका किडनी फेलियर इससे हो सकता है ई कोलाई इन्फेक्शन से। लिस्टीरिया वाला देख लीजिए, कॉज्ड बाय लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस, कहाँ मिलेगा, सॉफ्ट चीज़ में देखने को मिलेगा, कोल्ड कट्स होते हैं उनमें मिलेगा। अब देखिए ठीक है, ये किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए, प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं, वुमेन रहती हैं, उनके लिए सबसे खतरनाक होगा। अब देखिए फोर्थ है हमारा बॉटुलिज्म, इसको समझिए आप, फाउंड इन इम्प्रॉपरली कैंड, अच्छे से जो पैक नहीं है कैन, उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम में आपके ये अटैक करता है और ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब देखिए मैंने आपको बताया फूड पॉइजनिंग और इसमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, इसलिए आपको भी मैं जल्दी जल्दी ये करवा रहा हूँ क्योंकि हम इसको ऊपर देख चुके हैं। नोरा वायरस इन्फेक्शन, हाईली कंटीजियस वायरस फाउंड इन फूड हैंडल्ड बाई इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसको पहले से कोई बीमारी है वायरस वाली और उसी ने खाने को आपको हैंडल किया है, तब भी ये हो सकता है। क्या बन सकता है इसके बॉडी पे इम्पैक्ट, कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया। हेपेटाइटिस ए बता दीजिए, ये क्या है, ये भी कंटेमिनेटेड वाटर और फूड इसी के थ्रू आपको होता है और ये आपको जॉन्डिस और आपके लीवर को इम्पैक्ट करता है। जियार्डियासिस, ये अभी हमने देखा था, जियार्डिया, लेम्बिलिया और पैरासाइट। सर कहाँ मिलेगा, अनट्रीटेड वाटर, सीधा सिंपल ऐसा पानी जो कि आपने ना तो इसको गर्म किया है और ना ही आपने इसको प्यूरीफाई किया है और सीधा आपने इसको कंज्यूम कर लिया, तब आपको लॉन्ग लास्टिंग डायरिया देखने को मिलता है, लॉन्ग लास्टिंग डायरिया। ठीक है, और ये सबसे हमारा लास्ट है कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस, इसको हम देखते हैं कैसे होता है। कैम्पिलोबैक्टर ये है, एक बैक्टीरिया का टाइप है, उससे ये होता है। रॉ चिकन में आपको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अनपास्चराइज्ड मिल्क, इसकी वजह से ये होता है, कारण बनेगा आपको डायरिया और ये फीवर का। तो देखिए जैसे फूड पॉइजनिंग था, जो जो उसमें सिम्टम्स थे या जो जो उसके लिए जिम्मेदार था, रीज़न था, वही आपको यहाँ पे भी फूड बॉर्न डिसीज़ इसमें भी देखने को मिलता है। थोड़ा सा कुछ इसमें फंडामेंटल चेंज है, वो आप ही अभी आपको सामने समझ आ जाएगा। लक्षण से सिम्टम्स क्या होंगे इनके भी सिम्टम्स वैसे के वैसे ही होंगे फूड पॉइजनिंग वाले, जैसे फूड पॉइजनिंग में जो थे सारे के सारे वही हैं। देखिए फ़ोटो भी सेम लगा हुआ है। ठीक है, सारे वही, देखिए वॉमिटिंग हो गया, डायरिया, फीवर, मसल पेन, हेडेक, डिहाइड्रेशन, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे फूड पॉइजनिंग में आपको बताया था कि कितने दिन में दिखता है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। सिम्टम्स यूजुअली अपीयर, दिखते हैं विद इन आवर्स टू अ फ्यू डेज आफ्टर कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड। इतना सा समझ में आ गया होगा आपको। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है, सेम टू सेम जो फूड पॉइजनिंग में हमने देखे थे वही, बस वहाँ अलग स्टाइल में लिखा था और यहाँ सर ने अलग स्टाइल में लिख दिया है। सिंपल सी बात है ना। एंटीबायोटिक आपको तब देना जब डॉक्टर बोले या फिर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत हो उसकी, तभी। ठीक है, अभी तक देखिए इस वाले सब टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, न केवल पेपर के लिए, आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए, मोस्ट फूड बॉर्न डिसीजेस आर सेल्फ लिमिटिंग बट प्रॉपर हाइड्रेशन इज़ क्रिटिकल। सर समझा दीजिए आसान भाषा में ये क्या है। देखिए ज़्यादातर मोस्टली देखिए 99% जो आपकी फूड बॉर्न डिसीज़ होंगी, अगर आप इससे इन्फेक्ट हो गए
किसी भी चीज़ से, तो याद रखना ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। सर सेल्फ लिमिटिंग ही तो समझ नहीं आया, इसी को तो बोल रहे हैं, समझा दीजिए। ये खुद से हील हो जाती हैं, ये खुद से सही हो जाती हैं। अरे वाह सर, हम तो वैसे ही डर रहे थे। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर हाइड्रेशन आपको करना पड़ता है। सर ये कैसे पता चलेगा? अब इसी के लिए आपको डॉक्टर की आवश्यकता होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से आप पानी पीते हैं, अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आपने कंटेमिनेटेड फूड आपने कंज्यूम कर लिया, तो आपको उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही हैं, और आपको बार बार आपको लूज मोशन हो रहे हैं। क्या कर रहा है, बॉडी आपकी खुद से उस खाने को, उस कंटेमिनेटेड फूड को बाहर निकाल रही है, जहाँ जहाँ से निकाल सकती है। ठीक है, लेकिन इसको करने में आपको पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी के थ्रू ही तो निकाल रही है वो बाहर। इसलिए अगर पानी आपको बॉडी को डिहाइड्रेट, अगर पानी से अगर आपने बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखा, तो ये 1 से 2 दिन में अपने आप ही खुद से सेल्फ हील हो जाता है, खुद से सही हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। सर इसके रोकथाम के उपाय, प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जो फूड पॉइजनिंग के लिए थे वही फूड बॉर्न डिसीज़ इनके लिए है, सेम फूड पॉइजनिंग के लिए है वही। क्या क्या आप कर सकते हो, हाथ धो के खाइए, खाने को गर्म करके खाइए, ये सारे की सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए सारे के सारे वही पॉइंट्स हैं जो अभी हमने फूड पॉइजनिंग में पढ़े थे। ठीक है, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ उपयोगी एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़े थे, ये लिस्टीरिया, बॉट्यूलिज्म, ये किस किस चीज़ से हो सकते हैं आपको, ये आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, प्रिवेंशंस क्या क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर, इसके अलावा ट्रीटमेंट्स, है ना, ये देख लेना। अच्छा सा है, बढ़िया सा है, इसको देख लेना। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम, अगला हमारा सब टॉपिक है जिसका नाम है फूड टॉक्सिन्स, खाद्य विष। इसको भी समझते हैं ये क्या है। अब देखिए, खाद्य विष ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो भोजन में स्वाभाविक रूप से या फिर कंटेमिनेशन के कारण, दूषण के कारण पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर में कई प्रकार की ये बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ये बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर नेचुरल हो सकती हैं। सर इसके प्रकार बता दीजिए क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ फूड टॉक्सिन्स, अरे सिंपल है, खाने में नेचुरली कई प्रकार के टॉक्सिन्स तो पाए जाते हैं। अब देखिए समझिए, सिंपल, ये आपका फूड है जी। अब इसमें 2 तरह से, एक नेचुरल और एक होगा आपका जो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल। अब टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, जहर। कुछ तो नेचुरली पाए जाते हैं इनमें, ठीक है, और कुछ में नेचुरली नहीं पाए जाते। कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं, कुछ टेम्परेचर का इशू हो गया या फिर किसी वायरस या बैक्टीरिया से ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से इसमें टॉक्सिन हो सकते हैं। ये अभी हमें यहाँ पढ़ना है। तो नेचुरल टॉक्सिन्स हम पढ़ते हैं, ये कुछ खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। सर बता दीजिए कैसे, देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं। सर कच्चे आलू में याद रखेंगे सबसे पहले तो क्या पाया जाता है, सोलेनाइन, कच्चे आलूओं में पाया जाता है। ठीक है, याद रखें एफ्लाटॉक्सिन्स, ये कहाँ मिलेगा आपको, फफूंद लगे हुए अनाज में, खराब अनाज में। इसके अलावा काइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, ये कहाँ पाया जाएगा, ये कड़वे बादाम होते हैं या फिर कसावा होता है, उसमें आपको देखने को मिलता है। सर ये है क्या बेटा, ये जहर है। जहर, ऐसा जहर जो खाने में मिल जाता है। देखो कच्चे आलू में मिलता है, फफूंद लगे अनाज में मिलता है, और कड़वे बादाम या फिर कसावा होता है उसमें देखने को मिलता है। सर ये कैसे जहर है बेटा, ये टॉक्सिन, नेचुरल टॉक्सिन्स हैं, ये नेचर के द्वारा हमको दिए जाते हैं, इनको कहीं बाहर से मिलाया नहीं जाता है। सर दूसरा और क्या टाइप हो सकता है, दूसरा है बेटा माइक्रोबियल टॉक्सिन, सूक्ष्मजीवी विष। कैसे, या तो बैक्टीरिया कर देगा या फंगस या फिर वायरस, इनके द्वारा खाने में, फूड में उत्पन्न होते हैं, जो मैंने यहाँ आपको बताया ये वाला। सर इनके नाम बता दीजिए बेटा, लिख लीजिए। बॉट्यूलिनम टॉक्सिन, सर किस चीज़ से, क्लोस्ट्रीडियम जो होता है और बॉट्यूलिनियम होता है, इसकी वजह से ये बन जाते हैं। एंट्रोटॉक्सिन याद रखेंगे, ये किसकी वजह से होता है, तो स्टेफिलोकस, इसकी वजह से ये बन जाता है। माइकोटॉक्सिन, ये किसकी वजह से होता है, ये मोल्ड्स की वजह से, और एस्परगिलस, इसकी वजह से माइकोटॉक्सिन मिलता है। और हमने इसको, हम जब MCQ लगा रहे थे इससे पहले वाले टॉपिक के, उसमें भी हमने देखा था। एक और है बेटा केमिकल टॉक्सिन, ये दूषित रसायन, कीटनाशक या मिलावट के कारण होता है। क्या क्या हो सकता है, पेस्टिसाइड से हो सकता है, लेड, PB होता है उससे, मरकरी और मेलामाइन इन मिल्क प्रोडक्ट्स, ये चाइना के केस में मिला था, इसको भी मैं भी डिस्कस करूंगा। जैसे आपने फूड पॉइजनिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको ये इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, आपको एक तरफ ये लिख देगा कि ये टॉक्सिन कहाँ मिलता है या किसकी वजह से होता है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। एफ्लाटॉक्सिन याद कर लेना, अभी मैंने ऊपर बताया था, मोल्डी नट्स और सीरियल्स में पाया जाएगा। बॉट्यूलिनम टॉक्सिन,
ये एक जहर है बेटा, जो कि कहाँ पे इम्प्रॉपरली कैंड फूड में पाया जाएगा। सोलानाइन, है ना, सोलेनाइन, ये ग्रीन पोटैटोज़ में आपको देखने को मिलता है ना। शिग्यूटेराटॉक्सिन ये जो रीफ फिश है इनमें देखने को मिलेगा। सेक्सीटॉक्सिन, ये सेक्सीटॉक्सिन आपको सेल फिश में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी हिस्टामाइन, ये आपको स्पॉइल्ड फिश में देखने को मिलता है। और ये है ओक्राटॉक्सिन, ये आपको स्टोर्ड ग्रेन्स में, जहाँ पे अनाज आपका स्टोर रखा रहता है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सर इसके लक्षण क्या होंगे बेटा? सेम टू सेम फूड पॉइजनिंग वाले होंगे, फूड बॉर्न डिसीज़ वाले होंगे। सर प्रिवेंशन कैसे रोक सकते हैं? सेम वैसे ही जैसे आप फूड पॉइजनिंग को रोकते हो, सेम वैसे ही आप रोक सकते हो, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट सब टॉपिक है बेटा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रैपिड मेथड डिटेक्शन। यही आपको सिखाएंगे जब आप FSO बन जाएंगे तब, और इसी से आप खाने की शुद्धता का पता लगाया करेंगे, वो खाना खाने के लायक है कि नहीं, इसका आप बड़े बड़े होटल्स में आप जा कर के पता लगाया करेंगे कि गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तो देखिए कैसे, सूक्ष्म जीवों की तीव्र पहचान करना, टाइम ना लगे, 1-2 साल में पता लगे उसका क्या फ़ायदा है तब तक। ऐसी टेक्निक आजकल आ गई हैं, उनसे हम पता लगाते हैं खाने में बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, इनकी उपस्थिति और किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसको पहचानने के मेथड्स हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं बेटा, और कुछ नोवेल मेथड्स होते हैं। तो यहाँ आप देख लेंगे, इनको आप एक बार पढ़ेंगे, इसमें समझाने की कोई बात नहीं, केवल इसमें नाम है। ऐसे ही यहाँ पे भी केवल नाम है, इनको आप एक बार देख लेना। इसके अलावा क्यों ज़रूरी हैं, ये पहले से दिए तो हैं ट्रेडिशनल, हम इनसे क्यों नहीं कर लेते? रीज़न है हमारे पास समय नहीं है, समय की बचत करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नमूने कलेक्ट करके उनकी जांच करना है। खाद्य उत्पादों को बाज़ार में जल्दी लेकर के आना है, अगर उसमें कुछ मिलावट है तो उसको रोक के फिर से दोबारा चेक करके लेके आना है। आपातकालीन इमरजेंसी केसेस को रोकथाम है। और FSSAI अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल WHO के द्वारा जो मानक गाइडलाइन बनाए गए हैं उनको मीट करना है, ठीक है। ये कल्चर मेथड्स 24 से 48 घंटे लेता है, जबकि रैपिड विधियाँ कुछ ही घंटों में परिणाम दे देते हैं, कभी तो कुछ तो मिनटों में भी दे देते हैं, ठीक है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपके लिए फिर से आ गया है। यहाँ से सवाल कैसे देगा, आपसे लिख देगा PCR। ये जो मेथड है, इस मेथड से क्या पता लगाया जाता है, या फिर आपसे बोलेगा कि DNA का पता, किसी खाने में किसी बैक्टीरिया के DNA या RNA का पता हम किस मेथड से लगाते हैं, तो हम PCR मेथड से लगाते हैं। इस तरह से आपसे सवाल दोनों तरफ से पूछ सकते। अब यहाँ देखिए समझाने के लिए बेटा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, फैक्चुअल डेटा है ये, केवल आपको यहाँ मेथड्स के नाम दे रखे हैं और किस चीज़ का पता लगाया जाता है वो है। तो ये आप केवल रट्टा मारना है इनमें। PCR पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ये DNA की सहायता से बैक्टीरिया वायरस की पहचान करता है, बहुत संवेदनशील होता है, सटीक होता है, 4 से 6 घंटे में परिणाम दे देता है। ELISA जिसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे, सूक्ष्म जीवों के प्रोटीन या टॉक्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहीं से पूछेगा। देखिए उस ऊपर वाले में DNA का पता लगा रहा है, इसमें प्रोटीन या टॉक्सिन को पहचानता है, परिणाम 2 से 5 घंटे में दे देता है। यहाँ पे लैम्प है, लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, DNA को बढ़ाने की टेक्निक है बेटा, ये तेज़ विधि। और ये फील्ड टेस्टिंग के लिए अच्छा विकल्प है। जब आप FSO बन जाएंगे तब आप इस टेक्निक का यूज किया करेंगे। बायोसेंसर्स, जीवों से प्रेरित इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को ये डिटेक्ट करता है, तुरंत परिणाम देने की इसमें क्षमता है। लेटरल फ्लो ऐसे, डिपस्टिक टेस्ट ये होता है, जैसे कोविड टेस्ट किट होती थी वो यही लेटरल फ्लो ऐसे होता था, ठीक है। ये आसान और तेज़ी से इस्तेमाल करने वाली विधि है, ऑन साइट मौके पर ही बता देता है ये, ठीक है। एक ATP टेक्निक होती है, ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की ऊर्जा की चमक को मापता है, ठीक है, और हाइजीन परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो फिर से रेगिस्तान से स्पेशल कृपा आ गई। इसके अलावा बेटा आपको ये 6 जो टेस्ट है ना, ये तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर फिर उसके बाद क्या सर, क्या 50 याद करने हैं? नहीं बेटा, अभी मैं आपके लिए वो ढूंढ के एक लिस्ट लेकर के आया हूँ जो अभी हाल ही में कई बार न्यूज़पेपर्स में आई है, ठीक है। जो PD आप पढ़ते होंगे, प्रतियोगिता दर्पण या फिर कोई भी ऐसी बुक जिससे आप करंट अफेयर से अपडेट रहते होंगे, उसमें कई सारी टेक्निक्स के लिए अलग से ब्लॉग्स लिखे गए हैं। कई बार संपादकीय में इसको लेख में आया है, इसलिए मैं आपको कहीं वहाँ से ढूंढ के कई सारी लिस्ट यहाँ पे लेकर के आया हूँ। एक बार आप इनको देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसमें कुछ नहीं है। किसी में देखिए कोशिकाओं के आकार को माप रहा है, फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है। ये आप सारे के सारे एक बार आप पढ़ लेना, इनमें कोई भी चीज़ समझाने वाली ऐसी है नहीं, केवल इसमें आपको नाम याद रखने हैं
और किस चीज़ से किस चीज़ को माप रहे हैं। जो कॉमन है उनको आप मत जाना, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिले केवल उसी को जाना। एग्जाम्पल के लिए ये जैसे बैक्टीरियोफेज बेस्ड डिटेक्शन, इसमें वायरस बैक्टीरिया को मार देता है, ये केवल मापता ही नहीं है, ये मार देता है उसको। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक टू टारगेट बैक्टीरिया, तो ये नई चीज़ हो गई, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्रोमोजेनिक मीडिया, इसमें क्या करता है, सूक्ष्मजीव जो भी होंगे वो रंग बदल देते हैं, समझ गए। तो रैपिड विजुअल डिटेक्शन यूजिंग कलर चेंजेस, ऐसे याद कर ये भी नया हो गया। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, आपको मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है, वो आप करेंगे। तो क्या सर कंप्लीट हो गया चैप्टर? बिल्कुल नहीं। अब देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें बुकैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले चैप्टर में खासकर। अब मैं आपको वो कवर करा रहा हूँ, ये पेज मैंने उसी के लिए इंपॉर्टेंट इसमें किया है। जो केवल PDF के भरोसे बैठे हैं वो इससे वंचित रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कंटेमिनेटेड फूड क्या होता है। कंटेमिनेटेड फूड मीन्स कंटेनिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, खाने में जब ये आ जाएंगे तो उसको हम कंटेमिनेटेड फूड बोलेंगे, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ है ना, फंगस या फिर केमिकल कोई सब्सटेंसेस होंगे, वो अगर आ गए तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंटेमिनेटेड फूड है। सर आपसे बोले पैथोजन क्या होते हैं, आपको ये कोई बार बार ऐसे शब्द हैं जो आपको आएंगे। पैथोजेंस क्या होते हैं, ये रोगजनक जीव होते हैं। टॉक्सिन क्या होता है, ये जहर होता है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉस कंटेमिनेशन क्या होता है, आपको मैंने बताया एक खाना है, ये कैसा है, कंटेमिनेटेड फूड है, ख़राब है, इसमें बैक्टीरिया वायरस है। दूसरा ये कैसा है, ये क्लीन है, लेकिन जब ये इसके संपर्क में आएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, कंटेमिनेटेड फूड हो जाएगा। इसको बोला जाता है बेटा क्रॉस कंटेमिनेशन, यानी ये खाना पहले से कंटेमिनेटेड फूड था नहीं, ये किसी दूसरी चीज़ से बना है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा एक अगला आपको वर्ड जो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, याद रखना एग्जाम्स में आपको ये शब्द क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको पहले ही यहाँ पे देख लो। एक आपको शब्द मिलेगा बेटा गैस्ट्रोएंटराइटिस, लिख देता हूँ। क्या होता है बेटा, आपकी जो इंटेस्टाइन रहती हैं, आंतें रहती हैं, आंतों में सूजन आ जाना, इसको कहते हैं बेटा। ठीक है, ये शब्द आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको याद रखना है। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन आप समझते हैं, हाइड्रेशन का मतलब हो गया कि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा को अच्छा करना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बॉडी में पानी का कमी हो जाना। आपको थोड़ा सा बता दूं, एक WHO का डेटा है बेटा, ठीक है, ये भी मैंने अभी देखा। हर वर्ष 600 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख लोग रहते हैं, इसको आप लगा लेना आइडिया कितना, यानी कि आप इतना मान लीजिए दुनिया की लगभग 1/10 ये आबादी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये फूड बॉर्न डिसीज़, खाने से होने वाली बीमारियाँ उनसे प्रभावित हैं। ठीक है, और हर वर्ष 4.2 लाख मौत इससे हो जाती है, ये आप याद रखना। ठीक है, और भारत जैसा अपना जो विकासशील देश होते हैं उनमें तो ये आंकड़ा और भी ऊपर चला जाता है। ऐसी एक और चीज़ याद रखना, 2011 में जर्मनी, यहाँ क्या हो गया सर, यहाँ पे याद रखना एक ई कॉलाई संक्रमण हुआ, जिसको हमने कई बार अभी पढ़ा है, उससे 50 लोगों की मौत हो गई। तो सर ये 2011 का हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो वहाँ हुआ जर्मनी में। याद रखना भारत में अभी मिड डे मील जो योजना चल रही है, इसमें ई कॉलाई और सेल्मोनेला जो मैंने बताया, ठीक है, इससे भी कई मौतें देखने को मिली हैं, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्पेशल इस पर जांच करने के लिए भी बोला था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताए थे टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब जहर। अब यहाँ मैं आपको कुछ टॉक्सिन्स के नाम बता रहा हूँ, उनको आप याद कर लेना। एक है बेटा मायोटॉक्सिन, एक है आपका बेटा माइकोटॉक्सिन। सर ये कहाँ मिलेगा, ये बेटा फंगस से, ये हमने MCQs में भी प्रैक्टिस किया था, ये फंगस से मिलता है। एक है बेटा न्यूरोटॉक्सिन, सर ये क्या करता है, ये आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको ही ब्लॉक कर देगा ये, अगर आपके खाने में ये चला गया तो। हाइपोटॉक्सिन, एक है हीपोटॉक्सिन, ये आपके लिवर को बुरी तरह से प्रभावित करता है। एक और लिख लो, उसका नाम है कार्सिनोजेनिक।
ठीक है। ये आर है कार्सिनोजेनिक। ये क्या है? ये ऐसा टॉक्सिन है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार बॉडी में होता है। ठीक है। एक और लिख लो, इसको भी मैं एमसीक्यूज में करा चुका हूँ, बॉट्यूलिज्म। इसके बारे में स्पेशल क्या है? सबसे ज़्यादा खतरनाक विष है, सबसे खतरनाक टॉक्सिन है, जहर है। याद रखना, इसका 1 ग्राम कम से कम 10,000 लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी है। आपको मैं समरी के तौर पे एक चीज़ और बता देता हूँ याद करने के। जो रैपिड मेथड टेस्ट मैंने आपको बताए थे, उनमें आप कुछ याद कर लेना। कैसे सवाल पूछेगा? जैसे पीसीआर डिटेक्ट करता है किसको? आप लिख देंगे सर डीएनए को करता है। ठीक है। यहाँ पे लिखेगा आपसे एलिसा टेस्ट, ये रैपिड टेस्ट क्या पता करता है, किसको डिटेक्ट करता है? आप लिख देंगे सर ये तो प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। एटीपी किसको करता है? सर ये करता है एनर्जी को। एनर्जी किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। चलिए, हमने ये वाला टॉपिक ये एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अब इस टॉपिक के एमसीक्यूज लगाएंगे। आपने जितना भी इसमें पढ़ा है इसको 2 बार सुन लेना और इसको कंप्लीट कर ले, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे जिनमें आपको बार बार जब आप इनके पैथोजेंस और इनके टॉक्सिन्स, है ना, टॉक्सिन्स, इसके अलावा ये जो रैपिड टेस्ट हैं ये आपसे 3-3, 4-4 बार मैं आपसे पूछ लूँगा एमसीक्यूज में, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, एग्जाम में देखते ही आपसे बन जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके अलावा भाई जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करो। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहीं पर आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम में ही, चैट ग्रुप का, जहाँ पे जाकर एमसीक्यूज लगा सकते हो। ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।